नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 26 दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है, जीएस भी बोलते हैं जिसे हम, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे को कुछ चीज़ महसूस हो रही थी पिछले कुछ दिन से कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। बड़ा बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कौन-सी ऑडियंस है जिसको टारगेट किया जा रहा है। मतलब इसे कौन सुने? जो वनडे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हैवी है ये, सहन नहीं हो पा रहा है इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी वो। दोस्तों ये जीएस है, ये जीएस है, ठीक है आपकी बात। तो फिर मैंने ऐसे सोचा है कि आज के बाद मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड करूँगा अपने करंट अफेयर को, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं इस सेशन को। एक सिर्फ यूपीएससी, एचसीएस, यूपी पीसीएस, आरएएस राजस्थान में होता है दोस्तों, एनी स्टेट पीसीएस, तो उनके लिए रेलिवेंट रहेगा जो मैं ये डालूंगा सेशन। और उसके ऊपर लिखा भी जाएगा ये सिर्फ यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस है, जैसे एचसीएस अभी एग्जाम होने वाला है तो उसको ध्यान में रखते हुए न्यूज़ बनाई जाएगी, क्योंकि मैं किसी चीज़ को ना एलोबरेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और उसको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ फैक्ट बताया जाए, एग्जाम में जो आएंगे इतनी गहराई में चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनके लिए थोड़ी शॉर्ट वीडियो हो। और मेरे को भी पढ़ाते हुए ऐसा फील होता है कि यार ये 40 मिनट की होगी, ये 50 मिनट की होगी, ये 1 घंटे की होगी। ये जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, एचसीएस की तैयारी करते हैं, वो ऐसी शिकायतें नहीं रखते, क्योंकि उनको अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, उनको रेलिवेंट कंटेंट चाहिए होता है जो एग्जाम में आए, क्योंकि इन एग्जामों में तो यही रहता है कि पेपर में क्वेश्चन फंस जाए कहीं से, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जो रेलिवेंट पढ़ाएगा वो बात है थोड़ी सी। और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो एसएससी के हैं और जो एसएससी के हैं, इसके लिए अलग से बनाई जाएगी वीडियो। जो कंटेंट जितना रेलिवेंट होगा उनके एग्जाम्स के लिए और जितना वो सहन कर पाएंगे उनके लिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस टाइम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, हरियाणा की, या फिर थोड़े छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एचएसएससी की ही सीईटी का मेंस होगा जो ग्रुप सी का, तो वो सेशन जरूर देखिए होगा। जो देख सकता है उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और एक बार कोई जॉब मिल गई ना, छोटी छोटी का मतलब कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसे ग्रुप डी में मिल गई या ग्रुप सी में आपको पोस्ट मिल गई, और आपको काफी टाइम मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट की खासकर जॉब में, तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। फिर आपको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि आप कितने देर पढ़ते हो, आप लाइब्रेरी में क्यों जाते हो, आपके पास पैसे भी होंगे अपने कोर्स खरीदने के लिए, अपने लाइफ बिताने के लिए। फिर उस प्लेटफॉर्म का यूज आप एक बड़ी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, जैसे एचसीएस हो गया, हरियाणा का सीट पीसीएस है, तो बिल्कुल आप एचसीएस की तैयारी कर सकते हो, फिर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो आप। तो आप अपनी जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा, कोई लंबा सेशन नहीं होता और आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी जीएस स्ट्रांग होगी और आपको जो एग्ज़ाम दे रहे हो इसमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो सिर्फ़ एचसीएस की कर रहे हैं, सिर्फ़ यूपीएससी, तो मैंने आपका बाइफरकेशन कर दिया है दोस्तों आज से। उसकी अलग वीडियो बनाई जाएगी जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये जो वीडियो है, इसमें जो कंटेंट होगा वो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, वो एचसीएस को ध्यान में रखते हुए होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। सिर्फ 10 राइट है तेरे पास। 2 दिसंबर को 2 और 3 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी दोस्तों। भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस, इंडो पाक वार हुई थी, हमने जीता था। 21 दिसंबर को ये नया स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ? 2024 से, मेडिटेशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ऐसा फील होता है कि ये जरूर आएगा एचसीएस में, ऐसा मेरे को बहुत, मेरी गट फीलिंग है। मेडिटेशन डे 2024 को। और योगा डे कब बनाया था पहला? 2000, बताइए दोस्तों। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ये 21 दिसंबर को। कमेंट बॉक्स में बताना आप। योगा डे हम सब डिस्कस कर चुके हैं सब पहले। 22 दिसंबर को, भाई मैथ पढ़ लिया क्या तूने? मैथमेटिक्स डे, श्रीनिवास रामानुजन को याद करते हुए। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था इस दिन। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, अटल वाजपेयी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका हैप्पी बर्थडे होता है। ओके दोस्तों, नोबेल प्राइज हमने स्टार्ट किया था, हमने फिजिक्स का नोबेल प्राइज पढ़ चुका था। आपको याद है ट्रिक क्या याद की थी हमने? हे देव, मार्टिन नाम का एक लड़का है, उसकी मम्मी उसके लिए प्रे करती है, हे देव मार्टिन को तू प्लीज क्लर्क लगा दे। कहाँ लगाना है क्लर्क?
फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में, फिजिक्स वाले मतलब एक यूनिवर्सिटी है उसमें फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, वहां पर उसको क्लर्क लगा दे। वहां करे क्या करेगा क्लर्क, वहां पर वो टनल है, डिपार्टमेंट में जो टनल है वहां वो इलेक्ट्रिक सर्किट का डाटा फीड करेगा। एक क्लर्क है मार्टिन नाम का, उसको क्लर्क की जॉब मिल गई, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में एक टनल है, उस टनल में बैठ के वो इलेक्ट्रिक सर्किट डाटा फीड करेगा। सर इससे क्या निकला फिर, फिजिक्स में क्लर्क से क्लार्क, देव से देवोरेट, देवोरेट अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको सुनना, देवोरेट, मार्टिन तो ये है ही, मार्टिनिस। तो फिजिक्स में इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है सर। और फिजिक्स वाले में मिला है तो ये फिजिक्स की वो है, और टनल और इलेक्ट्रिक सर्किट ये किस चीज के लिए मिला आप ये पढ़ सकते हो, कल भी मैंने बताया था, इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या याद रखना है, क्लार्क, देवोरेट, मार्टिनिस, ठीक है सर। तो नोबेल पीस प्राइज आज हम ये पढ़ेंगे, हर रोज एक 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 करेंगे, बिल्कुल आपको हर रोज की 1 मिनट देनी है, आपको कभी याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, सर आपने ये गेम खेला हुआ मारियो का, मैंने तो बचपन में बहुत खेला भाई मारियो का। तो मारियो, मारियो को हो गया कोरोना, कोरोना में ये गुजर गया, इसकी होगी डेथ, रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो पीस है, रेस्ट इन पीस से पीस निकला, मारियो से मारिया निकला, कोरिना, कोरोना हुआ इसको, ठीक है ना, मारिया कोरिना माचड़ो इसको मिला है। इसने ऐसे क्या किया है, फाउट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स थ्रू नॉन वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस का यूज कर, जैसे गांधी जी थे उन्होंने वायलेंस का कभी यूज नहीं किया, तो इन्होंने इन्होंने भी, मारिया ने भी ऐसी कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ी है। तो कहाँ से आती है, वेनेजुएला, आपको वेनेजुएला में आपको पता ही होगा वहां की इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुकी है, क्राइसिस चल रहा है वहां पर। तो मारिया कोरिना माचड़ो, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, आपको याद रखना, मारियो से कोरोना से इसको मिला है। फिजिक्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे करेंगे। नोबेल पीस प्राइज हर रोज की 1 मिनट देनी है बस आपको। नोबेल पीस प्राइज HCS में, स्टेट PCS में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है जी। ओके, कहाँ पे वेनेजुएला, ये रहा दोस्तों वेनेजुएला, ये क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये, ठीक है। ये क्यूबा है, क्यूबा है, ओके। ये ब्राजील है, अमेजन फॉरेस्ट यहीं मिलता है दोस्तों साउथ अमेरिका में, जो सबसे बड़ा जंगल है, घना जंगल है, ठीक है। और अर्जेंटीना ये रहा, ये पेरू है, ये चिली है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। बोलीविया की खास बात क्या है, ये लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड बोलीविया। मैप बहुत जरूरी है हमारे HCS का एग्जाम के लिए, हमारे UPSC के लिए बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए बोलीविया कंट्री कहाँ है। और ये क्या है, लैंडलॉक्ड, पैराग्वे, मैंने ऐसे याद कर रखा था कि पैराग्वे, पैर फंस गए हैं, तो लैंडलॉक्ड है, तो सीधा जाएगा कि मतलब पैराग्वे, उरुग्वे, तो लैंडलॉक कौन सा है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस को हम बनाते हैं 26 दिसंबर को, ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप ये लिख लीजिए 100% आएगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये पिछले अभी स्टार्ट किया हमने 2022, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो इसके आते रहते हैं बनाने के लिए ऊपर से नोटिफिकेशन, वीर बाल दिवस बनाइए, कोई प्रतियोगिता वो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और ये आ भी चुका है 2-3 बार SSC में, शायद इन्होंने पूछ लिया वीर बाल दिवस कब बनाते हैं, तो हमारे HCS में ये मतलब मैं तो इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को मनाया जाता है, पहला कब बनाया गया ये याद रखना, इसको इसमें फंसेंगे बच्चे, 2022, 2022, 222 सब 222 है, ठीक है ना, बीच में 222, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उनके 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब ने, तो उन बच्चों की शहादत को प्रणाम करने के लिए, उनको उनकी शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ, आपने सुना होगा खालसा, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने फाउंडेड खालसा इन 1699, थोड़ा हाँ डेट ये याद रखना, आपको पता चलेगा एक क्या होता है कि एक रफ आइडिया हो ना, तो हमें उन 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करने में इजी रहता है कि अच्छा गुरु गोविंद सिंह का टाइम पीरियड ये हुआ करता था, तो इसलिए थोड़ी सी कुछ चीजें डेट याद रखनी है, तो इसको याद रखिए 1699 में खालसा की वो करी। इस खालसा सिख वॉरियर कम्युनिटी, मेरे कॉलेज में था एक दोस्त, जसन खालसा नाम था उसका, जसन खालसा, ये जो आप
खालसा पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री थोड़ी सी पता हो तो आप बहुत सारी चीजों को जान पाते हो। गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था खालसा का 1699 में। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड 5K। क से आपने कृपान हो गया, क से कड़ा हो गया, क से केस हो गया, क से कच्छा हो गया। तो ये 5 चीज़ इन्होंने वो की थी। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने इंट्रोड्यूस की थी 5 क। पंजाबी, पंजाबी की क्या है गुरमुखी। हिंदी की जैसे देवनागरी है जिस स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, पंजाबी गुरमुखी है। थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पीएम राष्ट्र बाल पुरस्कार 5 से 18 की एज में देते हैं। राष्ट्र बाल इसी दिन दिया जाता है। किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन, मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने मतलब पढ़ाई में भी अच्छा काम किया हो, इनोवेशन में अच्छा काम किया हो, किसी भी चीज में, तो बच्चे की उम्र होनी चाहिए 5 से 18, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट क्राइम 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? हनोई हनोई कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 2024 को अडॉप्ट किया गया था। साइबर क्राइम को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सब देशों की यही समस्या है दोस्तों, साइबर क्राइम की। आप देख ही रहे हो आजकल। 24 दिसंबर 2024 को अडॉप्ट किया, इसलिए 24 दिसंबर को साइबर क्राइम हो गया। लीगली बाइंडिंग है दोस्तों, ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। आप ये याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो देखो अब हम जो या डेली पढ़ते हैं ना, 1 दिसंबर 10 दिसंबर, ये तो इसमें 24 दिसंबर को और आप ऐड कर लीजिए। 24 दिसंबर को 2 चीज बनाई जाती है। एक तो इंटरनेशनल डे, हमने अभी पढ़ा है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। और 24 दिसंबर को क्या है? नेशनल कंज्यूमर डे हम बनाते हैं जो। ठीक है ना दोस्तों, 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को ही 2 चीज बनाई जाती है, यहाँ पर इंटरनेशनल साइबर क्राइम, यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। ठीक है। 26 दिसंबर दिसंबर को क्या है? वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। ये 2 और ऐड हो गए हैं हमारे इसमें। इसको ना दोस्तों सर्कल थ्योरी बोलते हैं। ये सर्कल है आपका इतना, आप थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ाई, आपका सर्कल थोड़ा सा और बड़ा हो गया। आपको वही नोट्स में ऐड करना है जहां आप लिखते हो। तो आप महीने बाद फिर वो करोगे, फिर ये सर्कल ऐसे आपका सर्कल बढ़ता चला जाएगा, आपकी नॉलेज दायरा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये सब एक जगह पे ही होने चाहिए और बार बार आपको रिवाइज करना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, धनु जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके। यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। बस ये लगा लीजिए, जैसे हम रामलीला करते हैं तो वैसे ही होता है ये दोस्तों, क्योंकि वो खुले मैदान में ही होती है। तो इसमें क्या दिखा जाता है? कृष्ण और कंस की जो कहानी है वो डिपिक्ट की जाती है। देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण को दिखाया गया है, यहाँ पर कंस जी को दिखाया गया है। कंस को वध किया था कृष्ण ने। तमिलनाडु, हमने जैसे देख लिया, धनु जात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है बात, धनु जात्रा। ऐसे ही तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल। तेलंगाना में बोनालू बथुकामा। बोनालू और बथुकामा तेलंगाना के हैं, तमिलनाडु में पोंगल है। स्टेट पीसीएस में सर ऐसे आते हैं फैक्ट्स, हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, इसमें एक इस किरदार को कौन नहीं जानता है? तो ये बोना होता है। देखिए, बोनालू बोना, बोना गाता रहता है गाना, बोना गाता रहता है गाना। और ये भी एक काम है, और इसको बोलते तो कोई काम ही नहीं करता, सारा दिन गाना गाता रहता है। इस बोने आदमी को सब बोलते रहते हैं कि तू गाना गा रहा था, कोई काम धंधा भी कर लिया कर। तो भाई मैंने याद किया था ऐसे, बोना आदमी सारा दिन गाना गाता रहता है, उसको सब बोलते तू कोई काम धंधा भी कर ले, ये बोला ये कि ये क्या कोई काम नहीं है? ठीक है ना, बोथुकामा बोनालू। ठीक है। ओके। केरला में मनाया जाता है ओणम। तमिलनाडु में कौन सा है? पोंगल। मैं इसमें कंफ्यूज होता था बहुत, केरला में ओणम है और उधर वो है। तो ये क्या है? केला। केला से केरला। ओम, मैंने खाए केले 5-7, खा के फिर पेट भर गया, फिर मैंने मारे डकार, फिर बोला हरि ओम। ओम से आया ओणम। केला खाने के बाद ओम, ऐसा बोलते हैं ना, जय श्री राम ओम। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे हमें थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाती है, फिर उधर कंफ्यूज नहीं होते हम। तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओणम। केरला ओम, केरला। ये बोना आदमी था, ये गाना गाता रहता था, और क्या कोई काम धंधा नहीं है, बस उससे आप ये याद रखते हो, बथुकामा, ये सब।
असम में बिहू, सब जानते हैं इसको। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा तुम कैसे पूजा पूरा पूजा पूरा खर्चा करती है, पूजा पूरा खर्चा करती है त्रिपुरा खर्ची पूजा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़े से कुछ स्टैटिक जीके के भी हम क्वेश्चन साथ साथ में करते रहेंगे ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े और एक रेलिवेंट चीजें हो जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, ये फेस्टिवल की स्टैटिक जीके में आते हैं और स्टेट पीसीएस में बिल्कुल पूछे जाते हैं दोस्तों। ग्राम सड़क योजना कब आई थी? 2000 में आई थी। इसको हो गए दोस्त 25 साल। 25 दिसंबर को आई थी, 25 दिसंबर 2000 को। बस ये याद रखो 2000 में आई थी, इसको 25 साल हो गए। थोड़े जो कोई चीज की 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो पूछ लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब गांवों को सड़क से जोड़ना, मतलब जो स्टेट हाईवे हैं उनसे जोड़ने के लिए। इसमें जो पैसे कैसे दिए जाते हैं? 60-40, 90-10 नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ये नॉर्मल है। और अब मनरेगा का वीबी जी आर जी राम जी वीबी जी आर जी राम जी में भी यही प्रोविजन किया गया 60-40, और इसी से दिक्कत है लोगों को, इसलिए आर्टिकल आते रहते हैं। मैंने आपको अलग से वीडियो में पढ़ा दिया है, आप जाके देखिएगा। 60-40, 90-10, ठीक है। आज लास्ट का आर्टिकल है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस में फंडिंग का मामला, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्या है? इलेक्शंस। और इलेक्शन सही तरीके से होने, कंडक्ट कराने बहुत जरूरी है। उसके लिए कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी, कब की बात है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए एक असेंबली हुई, कुछ लोग बैठे, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आप बता सकते हो? बी आर अम्बेडकर साहब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो वो बैठे, तो उन्होंने बात करी कि जो इलेक्शन करवाएंगे हम जो लोकतंत्र बनाने जा रहे हैं, जो हमने सपना देखा है, एन इलेक्शन इट इज ए स्टेट अफेयर, इट इज नॉट ए प्राइवेट कंसर्न। उन्होंने एक बात कही, ये दूर बैठ के असेंबली में बैठ के, ये स्टेट का काम है, ये हमारे मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी स्टेट है उसका काम है, कोई प्राइवेट कंपनी को ठेका थोड़ी दे देंगे अपन। जैसे एग्जाम कराने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दे जाता है कि आप पेपर लो और रिजल्ट दो हमें, तो प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, भाई अडानी ये ले तो इलेक्शन करा के दे, और जो रिजल्ट आ जाएगा फिर हमें बता दियो कौन पीएम है, हम उसको बिठा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बोले बात तो यार ठीक है। तो इलेक्शन डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है, और इलेक्शन को सही कराना बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन में एक चीज आती है भाई, जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? क्या सब बराबर खड़े हैं? तो क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है? ये दो चीज बहुत बेसिक है दोस्तों। मान लो एक बंदा थोड़ा सा आगे खड़ा है और एक बंदा पीछे खड़ा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये आगे खड़ा है, जल्दी पहुंच जाएगा, ये जीत जाएगा। तो अदरवाइज अगर ये दो चीज नहीं है तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। ये तो बात मानते हो? ठीक है बात। तो फिर इसका कहने का मतलब क्या था? तो इसमें कहने का मतलब ये था, जो अमीर लोग हैं वो पैसे देंगे, वोट खरीदेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, तो वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है ना, आप देखते भी हो ये चीजें। अगर ऐसा होगा, इफ मनी डिक्टेट्स पावर, इट बिकेम्स ए प्लूटोक्रेसी नॉट डेमोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय वेल्थ, जिसके पास पैसे हो वो चलाएगा, वहां प्लूटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। जहां पर पैसे फेंक तमाशा देख वाली बात है ना, बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, आपने सुना होगा। तो जो पैसा होगा, और आप देखते भी हो ये होता भी है, और वहां पर क्या, तो वो कैंडिडेट तो जीत जाता है, पर लोकतंत्र हार जाता है दोस्तों। और ये हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमी है। तो इसके लिए भी बहुत सारे रूल बने, बहुत सारी चीजें बनी। तो गवर्नमेंट ना स्कीम भी लेके आई थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, कि मतलब जो कॉरपोरेट है, वो जो पार्टीज हैं उनको पैसा देते थे, मतलब कि पैसा देते थे, कौन देते थे पैसा? कॉरपोरेट, जियो, एयरटेल, अडानी, अंबानी। तो ये पैसा देंगे, किस प्रोसेस के हिसाब से पैसा दी जाएगा बीजेपी को, कांग्रेस को? तो उसके लिए एक स्कीम 18-19 में आई थी, जब मैं यूपीएससी तैयारी करता था, जब ये बहुत न्यूज में रहती थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। एसबीआई के थ्रू दी जाती थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लेके आए, ठीक है, उन्होंने पैसा भी दिया उससे। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, पिछली साल 24 में, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो आपके लिए प्रीलियम्स में आ जाएगा ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, क्या वैलिड है, इनवैलिड है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। तो एक 3 स्टेटमेंट देंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट आ सकती है तो एक करंट अफेयर का, लेकिन पिछली साल का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कर दिया था कि ये गलत तरीका है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं है कि भाई कौन किसको पैसा दे रहा है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हमने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती फिर उससे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्पोरेट है जो अंबानी अडानी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पैसे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब कोई कुछ दे रहा है तो कुछ मांगेगा, है। तो इसको बोलते हैं क्विड प्रोको, क्विड प्रोक्यो, क्विड प्रोक्यो, समथिंग फॉर समथिंग। एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। ये तो करप्शन हो गया दोस्तों। तो जब करप्शन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है ना, इसको कैंसिल करना पड़ा, इनवैलिड करार करना पड़ा। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है न्यूज़पेपर में, क्विड प्रो को इसका क्या मतलब है, तो एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, वो वाली बात होती है ना, समथिंग फॉर समथिंग। तो ठीक है, इसको इनवैलिड करना, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट डोनेशन कंप्लीटली बैन कर देनी चाहिए। क्या कॉर्पोरेट डोनेशन है उसको कंप्लीटली बैन कर दो भाई, देओ ही मत, अडानी अंबानी दोगे ही नहीं, कैसा कर देना चाहिए। ऐसा किया था इंदिरा जी ने, किया था उस टाइम पे, उस टाइम ये बैन थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस टाइम ब्रीफ केस पॉलिटिक्स शुरू हो गई, तो लोग ब्रीफ केस लेके पॉलिटिकल पार्टी उसके पास जाते थे। ये ऐसे जाते क्यों है दोस्तों, कोई भी टेंडर देना है, कोई भी चीज है, वो पैसा देंगे, फिर उनसे अपनी मनमानी काम करवाएंगे। जो मान लो 1000 करोड़ दे दिए अंबानी ने अडानी ने, तो फिर वो उसके बाद उनकी पॉलिसीज को वो करेंगे, उनके जो भी टेंडर है इजीली उनको दे दिए जाएंगे। तो बैन करना सोल्यूशन नहीं है, जैसे ब्रीफ केस पॉलिटिक्स का मैंने उदाहरण दिया, इसको रेगुलेट करना चाहिए। ओके, तो इसका एक सॉल्यूशन है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने दिया था 1998 में, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने 1998 में दिया था। उन्होंने कहा कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस मतलब क्या है कि जो हम टैक्स देते हैं तो ट्रेजरी में जाती है, सरकारी खजाने में पैसा जाता है, उससे इलेक्शन करवाए जाए। और उससे इलेक्शन करवाने का मतलब क्या है कि उसके मान लो 10,000 करोड़ रुपए चले गए उसमें, 10,000 करोड़ रुपए में हर कैंडिडेट को पैसे दे दिए जाए, प्रचार करने के लिए जो पब्लिसिटी करनी है वो सरकार पैसा देगी, वो उनको कोई कॉर्पोरेट पैसा नहीं देगा, सरकार पैसा देगी। तो ये बोला था इंद्रजीत साहब ने, बोला था 1998 में। तो अपन सर्च में लिखोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना, स्टेट फंडिंग को ऑफ इलेक्शंस के लिए उन्होंने वो किया था। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, सबको पैसा अगर सरकार ही देगी, बाहर से नहीं होगा, तो एक अच्छा ऑप्शन है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप अपने नोट्स बनाइए, हमारे चैनल से जुड़िए। आज के करंट अफेयर में इतना ही, धन्यवाद।